हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अब तक किए गए चैप्टर्स को समझ पाए हैं। आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को। ये लेकिन प्लांट क्या हमेशा फोटोसिंथेसिस ही करता रहता है? कहते हैं ना कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन नहीं देने वाले। एक्चुअली रात को प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाले हैं, बिल्कुल ठीक जैसे हम करते हैं। और रात को ही क्यों? जो ये रेस्पिरेशन है वो पूरे 24 घंटे होती है। भाई एनर्जी तो सबको चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। प्लांट्स को भी बहुत सारी चीजें करनी है, खाना बनाना है, प्लांट्स को मूवमेंट करना है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कह रही कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा प्लांट। प्लांट की अपनी मूवमेंट, प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, बहुत सारी सारी चीजें प्लांट भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है और इन सारी चीजों के लिए चाहिए एनर्जी। तो प्लांट ने जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के बाद अब बारी है कि इससे एनर्जी बनानी है। भाई आखिर खाना खाने का मकसद यही तो है, एनर्जी। लेकिन एनर्जी तो हर सेल को चाहिए और हर सेल क्या करेगा? हर सेल के अंदर डाइजेशन वगैरह इस सब से तो कोई मतलब नहीं है। प्लांट में खाना हुआ, प्लांट ने खाना बनाया, डाइजेशन नहीं होता, प्लांट ने एज इट इज ग्लूकोज बनाया, स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया। बट नाउ प्लांट का हर एक सेल में ये फूड को इस्तेमाल करके होने वाला है एटीपी का फॉर्मेशन। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, यू ऑल नो कि प्लांट यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करके खाने से बनाएगा एटीपी। सो शुरू करते हैं बच्चे इस चैप्टर को। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है शिवांगी शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। मैं पढ़ाती हूँ क्लास 11, 12 और नीट के लिए। आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बड़ी कोट लेकर के आई हूँ रेस्पिरेशन से रिलेटेड। यहां देखेंगे बेटा, जरूर इसको पढ़िए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इससे आप क्या समझे। When you aspire, जब आप चाहते हैं, आप aspire कर रहे हो to inspire, to take a breathe in. Before you expire, इससे पहले हम breathe out करें। You conspire to inspire even after you pause to respire. बहुत ही टंग ट्विस्टर सा हो गया ना? सोच के बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं चाहती हूं आप सभी कमेंट्स में लिखें आप इससे क्या समझे और इसको फिर अगली क्लास में सोचेंगे। सो नाउ शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के बच्चे कुछ मेन टॉपिक्स हैं। ये मेन टॉपिक्स आपके क्या हैं? जैसे कि देयर इज ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन इज बेसिकली द एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड दैट इज द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से के बाद आपकी कुछ चीजें बनती है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो एटीपी बनाना है। तो उन चीजों से एटीपी कैसे बना जाए उसके लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ा था। ये काफी हद तक वैसी है पर बहुत अलग भी है। एंड इस चैप्टर में फिर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो आज के लेक्चर में हम कुछ पार्ट को कवर करेंगे। हम बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल व्हाट इज रेस्पिरेशन, कितने तरीके की रेस्पिरेशन होती है। जो मेन टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं विच इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है विच इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। क्रेब्स साइकिल हम आज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द लिंक रिएक्शन। सो पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा और जहां पे भी डाउट आए पॉज कीजिएगा और दोबारा से फिर सुनिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बच्चे रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन? वही जो मैं अब तक बहुत देर से कह रही थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। खाना इज द सोर्स ऑफ एनर्जी और वो जो भी खाना खाया, प्रोटीन्स खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट्स खाया, कुछ भी खाया, हमने कुछ भी खाया,
वो सारी चीजें अल्टीमेटली मुझे एटीपी बनाने में चाहिए। प्लांट भी अपना जो उसने ग्लूकोज बनाया उससे वो एटीपी बनाएगा। सो नाउ जिस रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं ये सेल में होता है। हम जूलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। उसमें बेटा आप केवल ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ते हो कि कैसे हम गैस अंदर लिया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, लेकिन वहां पे भी उस ऑक्सीजन का कैसे यूज हो रहा है वो इसी चैप्टर में आपको समझना है। तो वैसे तो हम प्लांट्स में पढ़ेंगे लेकिन ये पाथवे हमारे कॉमन होते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन? सो देखिए बेटा, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट फूड है भाई। फूड से हमें चाहिए एनर्जी जो हमें हर लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए, और ये हमको कैसे मिलती है? फूड की होती है ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ऑक्सीडेशन से फिर हमको मिलता है एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है? मतलब बर्निंग। हम यहाँ पे फूड को बर्न करते हैं और बर्निंग के लिए मुझे क्या चाहिए होता है भाई? जब भी हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए होती है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे भी यही होगा। सो फूड की ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वाटर कैसे आएगा ये भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए बच्चे ये हमारा होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ फूड में ऐसा क्या है जो हमको एनर्जी दे रहा है? तो फूड में तो बहुत कुछ होता है। फूड में आपके पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास प्रोटीन्स हैं, देन यू हैव द फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सारी चीजें फूड में प्रेजेंट होती है। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज से ही एटीपी बनाई जाती है। नो, इट इज नॉट ओनली ग्लूकोज जो हमको एनर्जी देता है, बट देर आर वेरियस थिंग जो हमको एनर्जी दे सकता है। इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोले तो सबस्ट्रेट जिससे हम यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इसी से हम एनर्जी बना रहे हैं। सो दीज ऑल आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। भाई हम जो हैं ह्यूमंस हैं, हम तो ये सब कुछ खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सबसे एनर्जी बननी चाहिए, लेकिन हम जनरली ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं और इसका एक कारण है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है और यहीं से बहुत इजीली प्रोड्यूस होता है। सो देयर इज अ प्रायोरिटी जो सेल ने सेट कर रखी है कि अगर मेरे पास ये सारी चीजें होंगी तो मैं सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दूंगी? प्रायोरिटी क्या होगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, अगर वो नहीं है तो फैट्स को यूज करेंगे, अगर ये नहीं है तो प्रोटीन को यूज करेंगे, और ये भी नहीं है तो ऑर्गेनिक एसिड को यूज करेंगे। तो ये मेरी प्रायोरिटी होती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे मेरी बात हुई। सो ये सारी चीजें ऐसे ही तो नहीं हो जाती और ये बहुत जल्दी भी नहीं होता। अब आप बोलेंगे मैम जल्दी कैसे नहीं होता? ब्रीद इन किया, एक्सेल किया, हो गया भाई, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। सेल के मुकाबले देखा जाए तो धीरे धीरे होता है, क्योंकि धीरे 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 हमें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। सबसे पहले ये लिखते हैं, इट इज अ स्लो प्रोसेस, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बोला छोटी छोटी चीजों को ब्रेक किया और एनर्जी पाई, तो ये तो कैटाबॉलिज्म होता है। भाई मेटाबॉलिज्म दो तरीके का है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, तो आप फट से बोल देंगे मैम ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। बट एक्चुअली रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक भी होता है, एनाबॉलिक भी होता है, सो इट इज एम्फीबॉलिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक होता है, कैटाबॉलिज्म तो होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत सारी चीजों का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूं तो इतना तो आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है वो पायरुवेट में बदलता है, या पायरुविक एसिड एक ही बात है जो कि 3 कार्बन का है, इसमें ये बदलता है। दिस इज कैटाबॉलिज्म। बट हम आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि इट इज ऑल्सो एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ऐसे मिलती हैं जो हमें दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। सो कुछ सब्सटेंसेस these are used to produce other biomolecules और इसीलिए इट इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो ताकि हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटे हम इसी पैराग्राफ में जानते हैं। तो एनसीईआरटी में बेटा जहाँ पे आपका डू प्लांट्स ब्रीथ लिखा है, क्योंकि अब हमने रेस्पिरेशन समझा क्या होता है, बट अब इसको प्लांट से रिलेट करेंगे। क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? प्लांट में तो कोई ऑर्गन नहीं होती, प्लांट में तो नोज नहीं होता, प्लांट में तो लंग्स नहीं होता, तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? प्लांट में तो ब्लड ही नहीं है जो पूरी बॉडी में लेकर के जाएगी ऑक्सीजन को, जो पूरी बॉडी से लेकर के आएगी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो प्लांट्स में ये चीजें कैसे हो रही हैं, इसे समझने के लिए ये पैराग्राफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डिटेल्स आएंगी जो अक्सर आपसे नीट में 1 मार्क क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं। सो चलिए बेटा 1 मार्क क्वेश्चन बोले तो एमसीक्यू 4 मार्क्स नीट में। ठीक है, चलिए ना देखिए भाई क्या कह रहा है। डू प्लांट्स ब्रीथ? यस ऑफ कोर्स, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, एंड दे ऑल्सो गिव कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स बेटा जो भी सिस्टम है प्लेस में है दैट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब प्लांट्स के पास भी ऐसे सिस्टम है जो मेक श्योर करे कि प्लांट हमेशा ऑक्सीजन उसको मिल जाए। प्लांट्स अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट के पास कोई ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लीफ इज एन ऑर्गन, और लीफ के एपिडर्मिस में वहां पे होते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा मदद करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। याद रखिएगा बच्चे, स्टोमेटा डाइकॉट में डंबल शेप का होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं डंबल शेप किडनी शेप का होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं तो वहां पे इस तरीके का। सो दीज आर दी गार्ड सेल, आप सब जानते होंगे। तो ये बीच में स्टोमेटा का पोर है, दिस इज अ गार्ड सेल। तो डाइकॉट में इस शेप का होता है, बीन शेप का होता है। और अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करूं तो मोनोकॉट्स में ये डंबल शेप के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्लांट्स हैव स्टोमेटा। नाउ इतना ही नहीं, प्लांट के पास लेंटिसेल्स भी होते हैं। बच्चे ये आपने कहां पे पढ़ा है? इफ यू रिमेंबर लेंटिसेल्स, जब आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जब कॉर कैम्बियम सेल्स बनाता है और वो बनाते रहते कुछ सेल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो वहां पे जो बार्क है वहां पे कुछ छोटे छोटे स्लिट्स आपको दिखेंगे, कुछ छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स दिखेंगे। तो ये बच्चे आपके लेंटिसेल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अगर मैं पूछूं कि क्यों प्लांट आखिर बिना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जिंदा है, पहला रीजन, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड। हर प्लांट का पार्ट अपना अपना काम कर रहा है।
लीफ अपने आप को देख लेगा, स्टेम अपने आप को देख लेगा, रूट्स अपने आप को देख लेगा, कोई किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हर पार्ट ऑफ द प्लांट अपनी अपनी गैसेस एक्सचेंज की नीड्स को पूरी करता है। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट गैसेस का नहीं होता है ऑलमोस्ट। सेकेंड चीज, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर एक्सचेंज। प्लांट की इतनी ग्रेटर डिमांड्स है ही नहीं एक्सचेंज की। भाई प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस से भी तो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीजन को तो वो यूज कर सकता है, ठीक है। फिर प्लांट रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो उस प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकता है फोटोसिंथेसिस में, तो इतनी कोई इसकी ग्रेट डिमांड्स नहीं है, ये कंपनसेट कर देता है। रूट, स्टेम्स, लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फायर लोअर देन एनिमल डू। तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब प्लांट्स के अंदर इतनी तेज ब्रीदिंग नहीं होती जैसे हम लोग होते हैं, उनका स्लो रहता है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस a large amount of gases exchanged and each leaf is well adapted to take care its own needs. फोटोसिंथेसिस में ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। उसके अलावा जब प्लांट केवल रेस्पिरेशन कर रहा है तब इतनी ज्यादा हाई एक्सचेंज नहीं होता है। When cells photosynthesize, जैसे मैंने कहा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको पहले ही मिल चुकी है फोटोसिंथेसिस से, वाटर की स्प्लिटिंग से। नाउ तीसरा रीजन क्या है कि क्यों प्लांट के पास ऑर्गन नहीं है? बिकॉज द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन द लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। मतलब मान लीजिए एक लीफ है, लीफ की जो सरफेस है, जो सेल्स हैं, उनको अगर ऑक्सीजन पहुंचानी है तो भाई वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अंदर तक लेकर के जाना है बल्कि टिश्यूज में पहुंचाना है। हम यहां से ब्रीद इन करते हैं और हमारी हर एक ऑर्गन की हर सेल तक पहुंचता है। ऐसा प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स तो बहुत सारे डेड भी हैं, उनको तो चाहिए भी नहीं। सो यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो डिफ्यूज हुए लार्ज अमाउंट में, बल्कि अमाउंट में हमको भेजना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे यहाँ पे बोल रहा है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, ये क्लोज होता है जैसे मैंने कहा टू दी सरफेस ऑफ द प्लांट। नाउ अब अगर यहाँ पे देखेंगे, सो स्टेम की बात कर रहे हैं, तो स्टेम में बेटा जैसे हमने बोला बीनीथ द बार्क, यहाँ पे आपके लेंटिसल्स हैं, तो बीनीथ द बार्क सारे लेंटिसल्स पहुंचा देंगे। नाउ द सेल्स ऑफ द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो जैसे मैंने कहा कि भाई जो सेल्स तो अंदर हैं, जो वुड है, जाइलम तो डेड ही है पूरा, उनको क्यों चाहिए ऑक्सीजन? उनको तो नहीं चाहिए। दस मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का जो भी पार्ट जिसको रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली सरफेस में ही है। चलिए अब अगर मैं याद करूं कि लूज पैकिंग ऑफ जो पैरेन्काइमा है, लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में, यहाँ पे इंटरकनेक्शन ये प्रोवाइड करती है, एयर स्पेसेस होती हैं जहां पे इजीली ये चीजें हो सके। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन? अभी तक इतना मुझे पता लगा है कि ग्लूकोज को प्लांट यूज करके फिर ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एटीपी देगा। लेकिन ये सिंपल सी रिएक्शन जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, इट इज मच कॉम्प्लिकेटेड, वी विल सी दैट। नाउ आगे देखिए यहाँ पे क्या बात की हुई है, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैन दी सेल। बच्चे ये एनर्जी जो हमें चाहिए, जो एनर्जी की हमें जरूरत है, ये यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो भी हमें सेल चाहिए। मतलब इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट, जो भी एनर्जी को वो कर सके यूटिलाइज, सो दैट जो भी सेल को बनाना हो वो इस एनर्जी से बन जाए। अब हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं। सो बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या होता है, द ग्लूकोज इज कैटाबोलाइज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो हमको हीट के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बारे में अभी आएगा, सो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट एक्चुअली
what happened in respiration? So now oxygen is utilized, carbon dioxide, water, energy is released. So यहाँ पे combustion होती है जिसके लिए require है ऑक्सीजन. अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में रह सकते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं. देखिए, फैकल्टेटिव एनारोब और ऑब्लिगेट एनारोब. देखिए बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए. ऑब्लिगेट एनारोब वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. तो ये विदाउट ऑक्सीजन दे विल डाई. लेकिन फैकल्टेटिव वो होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, कि ऑक्सीजन है तब तो ये जिएंगे, यूज करेंगे. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब ये एनारोब भी बनते हैं और उसके बाद ये इजीली कर सकते हैं रेस्पिरेशन. सो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा. सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर पार्शियली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की. सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें इतनी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आगे और पूरी होगी. सो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट मिलता है. तो यहाँ पे पार्शियल कंबशन है, थोड़ा ही हुआ है. इट इज एन इनकम्प्लीट कंबशन और ये प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन बच्चे कितने तरीके के होते हैं. अब देखिए, यहाँ पे मैं दो तरीके के लिखूंगी. एक जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक. ना वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखिए बच्चे, फ्लोटिंग, हमारे जो सेल्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपकी फैट्स हैं, दीज आर फ्लोटिंग. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं. सो या फिर मैं ऐसे कह सकती हूं कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो आपकी फैट है, भाई ये जहां पे भी स्टोर है वो इंक्लूजन बॉडीज की तरह प्रेजेंट है. सो दे फ्लोट एज इंक्लूजन बॉडीज. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना रहा है तब बच्चे उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन्स का कंटेंट की यहाँ पे बात की जा रही है. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटीन का यूज करके, प्रोटीन की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाएगा, उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ना यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन केवल तब यूज करेगा जब उसकी बहुत ही हद से ज्यादा जरूरत है. जैसे कि स्टार्विंग है, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं गया है, या मान लीजिए कोई डिसऑर्डर हो गया है, उस केस में जाकर के फिर प्रोटीन इस्तेमाल होगा. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट. नाउ another two type of respiration based on कि क्या ऑक्सीजन है कि नहीं, बिल्कुल एब्सेंट है, कम है या है. So this type of respiration is based on oxygen availability. So दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक. एरोबिक यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है अच्छी खासी अमाउंट में, जितनी चाहिए. एनारोबिक में आपके दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. चलिए एरोबिक देखेंगे बच्चे. सो जैसे वहां पे लिखा है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर एनारोबिक की बात करूं इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, या ये लैक में भी होता है. नाउ व्हाट द ऑर्गेनिज्म विल रिलीज आउट. तो एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है, लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो हमेशा ऐसा नहीं होता एनारोबिक में कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. अगर मैं मान लीजिए मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करती हूं, जैसे कि हमारे मसल सेल्स, जैसे कि ईस्ट, ठीक है, तो ये बेटा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, अब अगर इसको बोलते हैं, ये भी फर्मेंटेशन है। दूसरा मान लीजिए कि जो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, तो वहां पे इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो इट मे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और इट मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक बच्चे लेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे ज्यादा प्रोसेस नहीं होते, ग्लाइकोलाइसिस तक ही सीमित है सब कुछ। ग्लाइकोलाइसिस के बाद कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, कोई क्रेब्स साइकिल नहीं होती, तो यहाँ पे केवल ग्लाइकोलाइसिस तक ही समान होती हैं चीजें। ग्लाइकोलाइसिस उसी के बाद टूटता है, कोई यहाँ पे क्रेब्स साइकिल नहीं है। लेकिन एरोबिक में हम देखेंगे कि देयर इज ग्लाइकोलाइसिस, फिर यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगी, तो क्रेब्स साइकिल में भी कुछ एनर्जी हमको मिलती है। सो ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल कंबशन हुआ है और वहां से मेरे को 2 एटीपी मिले, 59 किलो कैलोरीज। अब हम देखेंगे 2 एटीपी कैसे आएगा। और यहां पे अगर बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस भी हुआ, पार्शियल कंबशन, फिर क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट कंबशन हुआ, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, विच इज 36 to 38 अराउंड एटीपीज। कितने हो गए ये? अब ये 818 लिखा है, 618, ठीक है, 618 किलो जूल्स के आसपास प्रोड्यूस करती है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, साइटोप्लाज्म में भी है। सो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए यहीं पे ये समाप्त हो गया। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में केवल ग्लाइकोलाइसिस ही हुई। तो यहाँ पे दोनों ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व है, मतलब एक ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल ईस्ट, मसल सेल्स, पैरासिटिक वर्म्स, ठीक है, एरोबिक के प्लांट्स, ह्यूमंस, बहुत सारे हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, हायर यूकैरियोट्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, जो हमारा मेन यहाँ से मुश्किल चीजें शुरू होती हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस को हमने अभी तक क्या जाना कि ये है पार्शियल और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फूड। अब भाई फूड तो बहुत कुछ हो सकता है, मोस्टली बेटा मेनली इट इज शुगर। तो जैसे हमने देखा था प्रायोरिटी में कार्बोहाइड्रेट पहले है, और अगर शुरू की शुगर की भी बात करूं, सो मेनली इट इज ग्लूकोज। ऐसे तो फ्रक्टोज भी यूज हो सकता है, लेकिन मेनली ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। नाउ अगली चीज, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, so now what is glycolysis? It is the partial or incomplete combustion of glucose। क्या करेगा? To produce 2 molecules of pyruvic acid और pyruvate। इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये बच्चे प्रोसेस होता है इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ। तो आपके पास ये ग्लूकोज है, C6H12O6, इट इज अ 6 कार्बन थिंग, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ पे हमारा यूज नहीं होता, ये कहाँ होगा हम आगे देखेंगे, बट ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये टूटा पायरुविक एसिड में, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पायरुविक एसिड कुछ कैसा होता है, ये 3 हो गए, यहाँ पे तुम्हारा O है, यहाँ तुम्हारा OOH है, और ये तुम्हारा CH3 हो गया, ठीक है।
CH3COCOOH, दिस इज द पायरुविक एसिड। तो तुम्हारा 6 कार्बन 3 में टूटता है। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। नाउ कैन यू टेल मी इसको EMP पाथवे क्यों कहते हैं? वाई EMP पाथवे इसको क्यों कहा? EMP एक्चुअली इनिशियल्स हैं 3 साइंटिस्ट के नाम के, तो उनकी वजह से इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। सो लेट अस राइट। एक आपका हो गया गस्टॉफ, ओटो, तो गस्टॉफ एम्डन वहां से E आया है। देन ओटो मेयरहॉफ और आपका जे पारनास। तो इन यहाँ की वजह से आपका इसको हम कहते हैं द EMP पाथवे। ठीक है, चलिए ये बच्चे यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ। अब हमें समझना है कि what are the various features of glycolysis? So glycolysis is common in all aerobic and anaerobic. ये समझने की कोशिश कीजिए। हो बस इतना ही रहा है कि एनारोबिक में बस ये हमारा फर्स्ट और लास्ट प्रोसेस है, यहां से हमें एनर्जी मिल गई जितनी मिलनी थी। लेकिन एरोबिक के बाद, इसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आएगा। हम देखेंगे कि कैसे आएगा। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस हुआ, ये सब में होगा, चाहे कोई एनारोब है चाहे कोई एरोब है, ये सब में होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस सब कर सकते हैं। इट कैन बी विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन बी विद ऑक्सीजन, इट कैन बी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। द ओनली रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन एनारोब्स, तो मैंने क्या बोला, एनारोब्स में ये लास्ट प्रोसेस है एंड देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए तो एनारोबिक भी कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एक्चुअली हम ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे अब देखेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि प्लांट्स कैसे करते हैं, सो वी नो प्लांट्स सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है। सो देयर इज एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज इसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और उसके बाद ये रेडिली एंटर कर जाते हैं आपके पाथवे में। सो नाउ these will enter in glycolysis. All right, चलिए now let's understand each and every step of glycolysis. So आपके NCERT में बच्चे ये स्टेप सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक स्टेप को लिखेंगे, क्योंकि हमें समझना है, हमें लर्न करना है कि किस तरीके से एक एक चीज मेरी हो रही है, कौन कौन से एंजाइम, उन एंजाइम के नाम भी आपको याद हो जाएंगे कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ग्लूकोज है और फाइनली पायरुविक एसिड मिलता है। सो नाउ व्हाट हैपन इज कि देयर आर मेनी स्टेप्स, देयर आर 10 स्टेप्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 स्टेप्स हैं बच्चे। ठीक है, देखिए 1 ये हुआ, 2 3 4 5। अब उसके बाद आपके फर्दर स्टेप्स हैं। तो इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और जो लेटर आपके 5 स्टेप्स हैं उसके बाद बच्चे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी कंज्यूम भी होती है और एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। हम देखेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली एनर्जी यूज होगी और कहाँ पे एनर्जी एग्जैक्टली प्रोड्यूस होगी। सो लेट्स लुक एट हियर। सबसे पहले let's understand each and every step of glycolysis. So glycolysis में सबसे पहले क्या हुआ, मुझे पता है कि हमारे पास ग्लूकोज आया। ग्लूकोज बच्चे एक 6 कार्बन का है और यहाँ पे इसका एक ही मॉलिक्यूल है। ये अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका एक फॉस्फेट। ग्लूकोज इज अ हेक्सो शुगर, तो हेक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं। काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ऐड करवा रहा है, तो हेक्सोज काइनेज कहा,
या आप ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं, जो कि ग्लूकोज शुगर में फॉस्फेट को ऐड करा रहा है। अब जहां पे यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा तो ये कहां से फॉस्फेट आएगा? तो प्लांट्स, एनिमल, दे विल यूज एटीपी। तो एटीपी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और वो फॉस्फेट फिर इसमें हम ऐड करेंगे। सो ग्लूकोज बच्चे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी भी 6 कार्बन का है, एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे चल रहा है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला? आपका एटीपी यूज होगा, तो एक एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, एडीपी और फॉस्फेट यहाँ पे लगा। सो यहाँ पे क्या हुआ है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ है। देयर इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में ऐड हुआ है फॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा है? सो लेट अस राइट। एंजाइम आपका यहाँ पे या तो हेक्सोकाइनेज कह दो या इसको हम ग्लूकोकाइनेज कह देंगे। नाउ यहां पे इसकी आइसोमराइजेशन होगी, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। सो नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा? दिस विल चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहां पे देखेंगे ये भी तो 6 कार्बन का ही है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो आपका केवल आइसोमराइजेशन हुआ है, केवल आइसोमर्स है ग्लूकोज फ्रक्टोज। सो यहां पे क्या हुआ है? देयर इज आइसोमराइजेशन। और कौन सा मैं कह सकती हूं? सो इस एंजाइम को मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं? मैं इसे लिख सकती हूं फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ऐसे मॉलिक्यूल को आइसोमराइज किया है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक हेक्सो शुगर है, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। नाउ वन थिंग यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब हमने ऐड किया, फॉस्फोराइलेशन किया ग्लूकोज का, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नाउ एज ए कोफैक्टर अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किया था, अब हम फ्रक्टोज में एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे जब फ्रक्टोज में किया तो पहले पोजीशन पे किया, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज पहले पे ऐड किया, 6 पे पहले ही था, 2 हो गए, तो फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी फॉस्फोराइलेशन करी? यहाँ पे हमने फॉस्फोराइलेशन किया ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहां पे भी मैग्नीशियम आयन इस्तेमाल होंगे, और यहाँ पे क्या एंजाइम लिख सकती हूं? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती? फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। क्यों? क्योंकि जैसे हमने ग्लूकोकाइनेज लिखा था, तो ये फ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज में ऐड किया है फॉस्फोरस, और फॉस्फो है क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक फॉस्फेट प्रेजेंट था, तो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक और ऐड किया है ना, तो ऑब्वियसली एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ होगा, तो यहाँ पे मेरा एक और एटीपी लगा है, तो एटीपी एडीपी फॉस्फेट। तो आप देख चुके हैं कि 2 एटीपी अभी तक मेरे यूज हुए हैं, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इस फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का क्या होगा? यहां पे बच्चे ये एक ऐसे 2 कंपाउंड्स में चेंज होगा जो कि आपस में इंटरचेंजेबल है, 1-2 फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। सो लेट अस सी,
और ये इंटरचेंजेबल है। एक आपको मिलता है 3PgAl और एक आपको मिलता है DHAP। 3PgAl और DHAP आपस में इंटरचेंजेबल है। ये दोनों बच्चे 3-3 कार्बन के होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, 6 कार्बन की चीज आप कह दो या तो 2 DHAP बनाए, या कह दो 2 3PgAl बनाए, या कह दो 1 3PgAl बनाए, 1 DHAP बनाए, और दोनों में से कोई भी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म लिखेंगे। 3PgAl को कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल और जो DHAP है, दिस इज योर डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, या एनसीईआरटी में इसको एसीटोन फॉस्फेट लिखा है, सॉरी डाई बोल, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट। ये दोनों बच्चे ट्रायोज शुगर हैं, ट्रायोज फॉस्फेट शुगर है, यानी दोनों में 3-3 कार्बन वाली शुगर है और फॉस्फेट है इनमें। तो यहाँ पे मैं इधर मेंशन कर देती हूँ कि दीज टू आर ट्रायोज फॉस्फेट शुगर ना। यहाँ पे मेरे पास, अब मैं अगर कह रही हूं कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है, तो कौन सा एंजाइम होगा? जैसे हमने यहाँ पे हेक्सोआइसोमेरेज लिखा था, हेक्सोआइसोमेरेज फॉस्फो था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायो आइसोमरेज लिख सकते हैं, यस और नो? ट्रायोस आइसोमरेज। तो ये मुझे यहाँ पे अभी तक मिल गया। ये मेरे यहाँ पे पहले प्रोसीजर हुए ना। यहाँ पे मैंने क्या देखा? देयर इज 2 ATP यूज्ड। आधे प्रोसेस हो चुके हैं और यहाँ पे 2 ATP का इस्तेमाल हुआ है। अब मुझे ATP बनाना भी तो है भाई, एनर्जी तो बनती है। अगर आपको याद हो, जब हमने पहले देखा था, अभी जब मैंने आपको एक डिफरेंस कराया था, तो डिफरेंस में हमने देखा था कि एरोबिक में 36 से 38 ATP बनते हैं और एनारोबिक में 2 ATP बनते हैं। तो यहाँ तो 2 ATP यूज हो रहे हैं भाई, 2 ATP प्रोड्यूस कैसे हो सकते हैं? तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि आगे जरूर 4 बने होंगे, तो तभी ओवरऑल में देखो तो 2 कहूंगी। नहीं समझ आया तो यहाँ पे देखिए, इसे नोट डाउन करें। चलिए अब यहाँ पे आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं। सो लुक हियर, नाउ लेट्स स्टार्ट विद 3PgAl। क्योंकि भाई मेरे पास DHAP बना और 3PgAl बना, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2,3PgAl, क्योंकि वो आपस में इंटरचेंजेबल है। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स है ऑफ 3PgAl, ठीक है, ये है भाई मेरे पास। अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी। ये बेटा ग्लिसरल डिहाइड है और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी एसिड, एल्डिहाइड से एसिड बनाऊंगी। मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करूंगी, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रही हूं, मैं यहाँ पे रिमूव करूंगी एक H, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट को ऐड भी करूंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सो हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने एक फॉस्फेट को ऐड किया। अब ये फॉस्फेट आप बोलेंगे मैम ATP से आएगा, बट नो, एक्चुअली ये फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से ही लिया है, कोई ATP यहाँ पे नहीं टूटा है। उसके अलावा यहाँ पे हमने इसको ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, ऑक्सीडाइज यानी कि मैंने रिमूव किया है यहाँ से H+। तो जब मैं एक H यहाँ से रिमूव करूंगी तो ऑब्वियसली मैं NAD+ को दे दूंगी ना, वो तो उसको दे दिया। तो हमने किसको दिया? NAD+ को दे दिया एक H,
ये बन गया NaDH2 और ये मेरे पास क्या बना, दिस इज। अब मैंने 2 फॉस्फेट लगाए हैं तो एक पहली पोजीशन पे कर दो, तो 1,3 डाई हो गया, या बिस बोल दो, हम बिस यूज करते हैं भाई, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। हमने एल्डिहाइड से एसिड बनाया है तो हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, NaDH2 बन गया मेरा। यहां से मैंने एक फॉस्फेट ऐड किया है फर्स्ट पोजीशन पे, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मेरा बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। सो यहाँ पे मेरी 2 चीजें हुई हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन भी हुई है एंड फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है। किसका, 3PgAl का, ऑफ 3PgAl। एंजाइम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, अब देखिए क्या इस एंजाइम को लिख सकती हूं, ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज किया तो ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, यस और नो। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो डिहाइड्रोजिनेज बोला। ये चीज मैंने यहाँ पे आपकी कर दी और ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहां से मैं क्या करूंगी, एक फॉस्फेट को उड़ा दूंगी, तो जब मैंने यहां से एक फॉस्फेट उड़ाया तो एक ही बचेगा। सो यहां पे देखिए क्या होगा, अब जब मैं एक फॉस्फेट को यहां पे उड़ाऊंगी, ये भी हमारा, अब मेरे सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो ऑब्वियसली मैं दोनों में से एक एक एटीपी को उड़ाऊंगी। भाई जब मैं दोनों में से एक एक फॉस्फेट को उड़ाऊंगी तो मैं एडीपी को दे दूंगी ना और एटीपी बना लूंगी। सो 2 एडीपी को मैंने 2 एटीपी बनाया। तो मैंने यहां पे क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया ऑफ एडीपी। एडीपी को फॉस्फोराइलेशन करके मैंने यहां पे 2 एटीपी बना लिए और ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा जो हमने पढ़ा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgA। क्या होता है ये, फॉस्फोग्लिसरेट, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था C3 साइकिल में, या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहां पे फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। मैं बस यहां पे पोजीशन चेंज कर दूंगी, तो 3PgA की मैं पोजीशन चेंज करके उसको 2PgA बना दूंगी। सो यहां पे मैंने 2PgA इसको बना दिया। एंजाइम्स यहां पे देखिए कौन से होगा, अब यहां पे मैं आइसोमराइजेशन कर रही हूं, लेकिन इसका नाम बेटा कुछ ऐसा है, मैं यहां पे लिख देती हूं कि यहां पे हमने करी है आइसोमराइजेशन। म्यूटेज एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम कहते हैं। तो हमने क्या किया, फॉस्फोग्लिसरेट को म्यूटेज किया है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, ये वाला हो गया। आप यहां का भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ट्रांस फॉस्फोराइलेज। एक में से फॉस्फेट दूसरे को लगा के कर दे दिया तो ट्रांस फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन करी हमने एडीपी की। अब मेरा बन गया 2PgA। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये बच्चे मेरे सारे कितने हैं, 3 कार्बन कंपाउंड के ही चल रहे हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और मुझे पायरुविक एसिड बनाना है जो भी 3 कार्बन कंपाउंड का ही है। सो नाउ दिस 2PgA, इसमें से हम एक वाटर को निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं।
और ये डिहाइड्रेशन जब मैं करूंगी, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मेरे पास पेप बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो मेरे पास, अच्छा इसको मैंने 3 क्यों लिखा हुआ है, ये 2 होगा भाई। तो मेरे पास 2 बनेंगे PEP, विच इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहां तक तो हम पहुंच गए। चलिए इसका वो भी लिख देते हैं। तो ये बेटा अगर आप याद कर सके, दिस इज इनोलेज एंजाइम। अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे मेरा Mg2+ यूज हुआ है, तो Mg2+ यूज एक तो यहाँ पे होगा, ये जब मैंने ये किया, एक Mg2+ यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे भी मेरा एक मैग्नीशियम आयन यूज हुआ है। ठीक है, डिहाइड्रेशन करिए। ना मुझे बनाना है पायरुविक एसिड। पायरुविक एक एसिड है, और ये भी मेरे पास एसिड है। दिस इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मुझे पायरुविक एसिड बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसमें से फास्फोरस निकालूंगी। दिस इज PEP। अगर मैंने यहाँ से फास्फोरस निकाल दिया तो मुझे पायरुविक एसिड मिल जाएगा। एक और चीज, अभी तक हमने 2 ATP यूज की थी, यहाँ पे मुझे 2 ATP मिली, तो अभी तो हिसाब बराबर हुआ है। 2 ATP और भी तो मिलनी चाहिए, तो यहीं से फॉस्फेट किसको दूंगी, ADP को दूंगी। सो देखिए ये, अब अगेन इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो सॉरी। यहां से मैं 2 ADP को दे दूंगी फॉस्फेट, और बना लूंगी 2 ATP, और ये मेरा बन जाएगा 2 पायरुविक एसिड और पायरुवेट। तो 3 कार्बन का ये मेरा बन गया, इसे कहते हैं, मैंने किस में जोड़ा, पायरुवेट में जोड़ा फॉस्फेट, तो पायरुवेट काइनेज कह देंगे। और क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP हुआ है। तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज, और मैंने क्या किया है, फिर से फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP किया है। ठीक है, चलिए यहां पे भी मेरे पास Mg2+ इस्तेमाल हुआ। अब अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे 2 ATP तो यहां से मिले, 2 ATP यहां से मिले, टोटल मेरे पास 4 ATP है, तो 4 ATP प्रोड्यूस हुए यहां पे, पीछे 2 ATP यूज हुए थे, सो 2 ATP यूज्ड। सो अगर मैं बात करूं नेट ATP मुझे कितना मिला, दैट इज 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 ATP प्रोड्यूस हुए। तो ये यहाँ पे साइकिल है। आई होप आपने मेरे साथ अगर इसको ड्रॉ करके धीरे धीरे नाम पे फोकस करके बनाया। देखिए कुछ चीजें तो रटी है तो रटी जा सके, ठीक है, कुछ चीजें मुश्किल हो जाती है, और अक्सर बेटा यहाँ पे बच्चों को नाम याद करने में दिक्कत आती है। कभी भी जब केमिस्ट्री के चीजों में नाम याद करने में प्रॉब्लम आए, आपको किन चीजों पे फोकस करना है, उसको ब्रेक डाउन करिए। आप वर्ड्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप समझ सकते हैं एक्शन क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपको नाम भी याद रहेंगे, बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो एक ट्रिक देखते हैं इसकी। अब आपके पास कोई बढ़िया सी ट्रिक हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसको क्रिस गेल के नाम से याद किया है। तो भाई IPL देख देख कर करके मैं क्रिस गेल की तो बहुत बड़ी फैन हो गई थी, तो यहाँ से क्रिस गेल की यहाँ से बात होती है। देखिए क्या, सो इस ग्लूकोज को मैंने मान लिया गेल, ठीक है भाई। तो गेल ने क्या किया भाई, आते ही फील्ड पे अब लास्ट में उसको दे दिए रन बनाने को, और उसको बोला कि भाई अब तो तुम्हें मारने हैं सारे रन, थोड़ा सा ही बचा था। तो आते ही तो भाई एक छक्का दे डाला और उसके बाद एक चौका दे डाला, और अब वो हो चुका है खुशी से पागल।
सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि गेल ने आते तो एक चक्का दे दिया, फिर बेटा एक चौका दे दिया, फिर एक और यहाँ पे चक्का दे दिया, और उसके बाद वो हो चुका है यहाँ पे पागल और बहुत ही खुश, हैप्पी। अब देखिए क्या, गेल यानी कि ग्लूकोज, उसमें 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड किया, फिर उसमें 4 बोले तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से याद रखेंगे, तो उसको आइसोमराइजेशन कर दी। फिर हमने क्या किया, एक और छक्का मारा, फ्रक्टोज पे एक और फॉस्फोरस ऐड किया, देन 3PGL मिला, DHAP मिला, हैप्पी, DHAP, हैप, यहां से ये याद रखेंगे। अब क्या हुआ, अब तो भाई बचे कुछ रन थे, तो अगले ओवर में भी ऐसा ही कमाल किया। तो पहले तो भाई 13 रन मारे। अब आपको नाम यहां से याद करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये बेटा आपको एक्शन याद रखना है, क्या क्या हम कर रहे हैं, नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यू कैन मेक योर नेम्स, खुद से आप बना सकते हैं कि इसमें ये ऐड किया तो ग्लिसरेट बना, ग्लिसरिक एसिड बना। तो हमें पता है भाई ऑक्सीडेशन होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, तो एसिड बनेगा और आपका फॉस्फो जुड़ जाएगा भाई, बिस फॉस्फो हो जाएगा। तो 13 रन मारे, फिर 3 रन मारे और 2 रन मारे, फिर आपका बन गया ये पेप। सो 3, 2, फिर पेप बना, तो भाई पी ली उसने पेप्सी, यू नो लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। सो 3, 6, 4, एक और 6, खुशी से पागल, 13, 3, 2। उसके बाद क्या किया, पेप्सी पिया और मस्त, ठीक है। चलिए, सो विद दिस यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हमने फिनिश किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज स्टार्ट करेंगे आगे क्लास में समझने से पहले, क्रेब्स साइकिल को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्लाइकोलिसिस, चलिए एनारोबिक में तो यहीं तक था, 2 ATP उनको मिल गया, लेकिन एरोबिक ऑर्गेनिज्म का क्या, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, और एनारोबिक में भी एक्चुअली क्या हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये क्या है भाई चीज, ये अब हमें देखनी है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद बेसिकली क्या हुआ। सो देखिए बच्चे, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस व्हाट हैपेंड, मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे पायरुविक एसिड मिल चुका है ग्लूकोज से, और ये हुआ है साइटोप्लाज्म में। अब मेरे पास 3 चॉइसेस हैं जो 10th क्लास में बनाते थे ना, कि या तो मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रही हूं, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ले रही हूं, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ले रही हूं। तो यहां पे क्या हुआ, अगर ये है तो ये तो मेरा हो गया एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये अगर मैं ले रही हूं दोनों, तो ये हो गया एनेरोबिक और फर्मेंटेशन। ये दोनों ही चीजें साइटोप्लाज्म में ही होती है, और ये अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एनेरोबिक कहां कहां पे होगी देखिए, ये जैसे ईस्ट में होती है, ये फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई, या मैं ऐसे भी कह सकती हूं सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होती है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ये बेटा मैनी ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स में होती है। हम मसल सेल्स में भी अपना ऐसा ही देखेंगे। और ये बच्चे होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। यहाँ पे लेस एनर्जी, ओ सॉरी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे ओनली 2 ATP।
बस ये फिर आगे एनर्जी कैसे बनाएंगे इसको हम रिलेट करेंगे अभी आगे। देखिए पहले अब हम एनारोबिक और फर्मेंटेशन को समझते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन बच्चे बड़ी तरीके की है। जैसे मान लीजिए ईस्ट कर रहा है, तो ईस्ट क्या करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है या एसिड की करता है, ये इथेनॉल बनाता है, लैक्टिक एसिड नहीं बनाता। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखेंगे, ये बेटा पायरुविक एसिड से बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी प्लस तुम्हारा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब यहां पे दो एंजाइम्स की जरूरत होती है इनको, एक पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम्स यहां पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरी है मसल सेल्स में एंड बैक्टीरिया में भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तो ये दोनों ही फर्मेंटेशन कहलाता है। तो 12th में बच्चे आपका एक चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो वहां पे बच्चे आपसे पूछा जाता है कि इडली डोसा किससे बनता है, बियर किससे बनती है, वाइन किससे बनती है, ये सारे क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको उस टाइम ये यूज होएंगी कि बैक्टीरिया से जो फर्मेंट होता है उसमें क्या बनता है, किस में फिर गैस आती है, किस में बबल्स आते हैं, किस में सॉफ्टनेस क्यों आ रही है। तो ये सारे कारण यही चीज एक्सप्लेन करता है। मसल्स के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड, अच्छा ये भी साइटोप्लाज्म और ये भी साइटोप्लाज्म, ये आपका लैक्टिक एसिड बना एंड देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों रिएक्शंस क्या अच्छे हैं, ये दोनों फर्मेंटेशन क्या सही है, नो, फर्मेंटेशन इज हजार्डियस, क्योंकि एक में तो अल्कोहल मिल रहा है और एक में एसिड मिल रहा है। बच्चे मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहां से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वाइन है बियर है, वाइन हो गई, बियर हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन। इसमें डिस्टिलेशन नहीं होती, बाकी रेस्ट विस्की, रम एक्सेट्रा, इनमें डिस्टिलेशन होती है। फिर क्या बोला इसको, फर्मेंटेशन तो ऑब्वियसली दोनों में ही होगी। अब देखिए क्या कह गई मैम यार एकदम से, जब वाइन बियर विस्की बनती है तो ये कैसे बनती है, माड़ से बनती है, ग्रेप जूस से, जैसे कि वाइन बनाई या बार्ले से बियर बनाया, तो ग्रेप जूस में क्या है, शुगर है, अब उसमें ईस्ट है, तो ईस्ट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ अपने अपने एंजाइम ये उसको ब्रेक डाउन करता है। सो इसको हम यार ऊपर लगाना है मैंने, है ना, नीचे लगा दिया ये, तो ये उसका ब्रेक डाउन करता है, तो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो जब अल्कोहल आपकी 13% से ऊपर हो जाती है, इफ अल्कोहल का जो लेवल है वो अबव हो गया 13% से, तो ईस्ट डाई, ईस्ट को ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में यूज होती है। लेकिन ये जब करती रहती है, फर्मेंटेशन करती रहती है, तो एक समय अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल हो गया तो ईस्ट तो मर गया, इसको तो नशे हो गए, तो अभी फिर कैसे होएगा भाई, अभी फिर कौन बना करके देगा अल्कोहल। तो इसीलिए बियर और वाइन में कम होती है, इनमें 40%, 35%, 65% कैसे हुआ अल्कोहल, फिर ईस्ट तो मर गई थी 13% के बाद।
तो इनमें डिस्टिलेशन की जाती है और प्यूरिफिकेशन की जाती है, इसलिए इनमें ज्यादा होता है अल्कोहलिक कंटेंट। ठीक है, चलिए नाउ यहां पे देखेंगे भाई, मैंने क्या बोला, दीज बोथ आर हजार्डियस, ठीक है, क्योंकि एक में एसिड बन रहा है और एक में अल्कोहल बन रहा है। एक और चीज यहां तक नहीं है, इन दोनों में अब हाइड्रोजनेशन तो होगा, हम देखेंगे, वो दोनों में ही NaDH2 का इस्तेमाल होता है। सो बोथ यूज NaDH2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे NaDH2 होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पे, लुक हियर, फर्मेंटेशन दो तरीके की है, अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाया। अब ये बेटा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये आपका बन गया 2 एसिटल्डिहाइड, 2 एसिटल्डिहाइड बन गया, और उसके बाद इसके फर्दर ब्रेकडाउन से इथेनॉल बनता है। सो एसिटल्डिहाइड से और इथेनॉल से यहाँ पे क्या हुआ आपका, देखिए बच्चे, यहाँ पे 2 NaDH बना था। रिमेंबर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, हमने ये 2 NaDH यहाँ पे बनाए थे, यस और नो, यहाँ पे तो हमको नहीं मिला था पहले प्रोसेस में, अगले में तो 2 है भाई 3PGL, तो दोनों में से एक हाइड्रोजन निकला था, ऑक्सीडेशन किया था, सो 2 NaDH2 मिले थे। तो ये NaDH2 यहाँ पे फिर रिडक्शन में मदद करते हैं, ये चीज यहाँ पे होती है। सो देयर इज नो नेट और गेन लॉस ऑफ NaDH2, बराबरी का हो गया, जो बनाया उसको यूज कर दिया। सो यहाँ पे देयर इज नो नेट गेन और लॉस, इसीलिए तो केवल 2 ATP बनते हैं। अभी मैं आपको एक वर्ड लिखाऊंगी, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यहां पे सबस्ट्रेट को तोड़ के ATP बनता है केवल। NADP वी विल सी आगे, ये भी आगे ATP बनाने में मदद करेंगे। एक NADPH 3 ATP बनाता है, लेकिन यहां पे जो 2 ही ATP बनते हैं। सो आप बोलेंगे मैम 2 NADPH भी तो बने थे, उसका क्या हुआ NADH का? भाई NaDH2 भी तो बनाया था, उससे 3 और ATP बन जाएंगे, तो 2 है 6, तो वैसे तो मेरे पास 8 ATP हो गए, लेकिन नहीं बनते, क्योंकि 2 NaDH जो यहाँ पे बने वो 2 ही यहाँ पे यूज भी हो गए। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। सेम गोज हियर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यहाँ से बने 2 NaDH, वो यहाँ पे यूज भी हो गया लैक्टेट में, तो यहाँ पे हमें इथेनॉल फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे लैक्टेट फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको यहाँ पे देखेंगे। अब ये हो गई मेरी फर्मेंटेशन खत्म। अब मेरे को समझना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या जाना कि यहाँ पे 36 to 38 ATP मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे आपके पास क्रेब्स साइकिल भी होता है, ETS भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अच्छे से इसको समझते हैं। सो चलिए बच्चे, एरोबिक रिएक्शन में क्या हुआ, मेरे पास अब 2 पायरुविक एसिड मिले, मुझे 36 to 38 ATP बनाना है। अब इसको 36 to 38 क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी अगले लेक्चर में। इतने ATP बने, मैंने तो देखा था पायरुवेट बनने तक मुझे क्या क्या मिला। यहाँ पे मेरे पास कितने 2 ATP मिले, मेरे पास यहाँ पे 2 NaDH2 मिला है, ये मुझे यहाँ तक मिल चुका है। ये भाई मैं 36 से 38 ATP कैसे पहुंचाऊंगी? सो यहाँ पे होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्रेब्स साइकिल। ऑर्गेनिज्म क्रेब्स साइकिल को अडेप्ट करते हैं। नाउ क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली पायरुवेट से शुरू नहीं होती, यहाँ पे इनको जोड़ता है एक लिंक रिएक्शन। सो ये पायरुविक के साथ क्या होगा, देखिए ये मेरा 2 पायरुविक एसिड हुआ। अब
यहां पे इसकी होगी डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, मैं इसको इधर लिखती हूं। आप ये मत समझिएगा कि ये यहां से निकल रहा है, तो मैं इसलिए दोबारा यहां पे साइकिल स्टार्ट कर रही हूं इधर से, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड मुझे मिले हैं 3 कार्बन के, तो यहां पे इसकी होगी डी कार्बोक्सिलेशन। तो 2 है तो दोनों में से एक एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो इसको हमने बोला डी कार्बोक्सिलेशन। और यहां पे मुझे मिला एसिटाइल को ए। कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, एसिटाइल को ए। ये 2 कार्बन का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने डी कार्बोक्सिलेशन किया है, दोनों में से एक एक कार्बन निकाल दिया, तो मेरे को 2 एसिटाइल को ए मिला। ये एसिटाइल को ए बच्चे एंटर करता है क्रेब साइकिल में। इस प्रोसेस में एक और चीज हुई है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजनेशन भी हुआ है। क्या हुआ है यहां पे? लेट मी राइट, हाइड्रोजन भी, सॉरी, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई और ऑक्सीडेशन हुई। तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन को किसको दे दूंगी? NAD को दे दूंगी। 2 है भाई, तो 2NADH2। अब यहां पे देखिए, इधर मुझे क्या मिला? अब यहां पे देखिए, पायरुविक एसिड को मैंने एसिटाइल कोए में बदला। ये एसिटाइल कोए एंटर करेगा क्रेब साइकिल में। बेटा, एसिटाइल कोए एक कॉमन चीज है जो कि फैट्स भी बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है, फिर ये एंटर करेगा क्रेब साइकिल में। ये जो रिएक्शन इसको जोड़े हुए है, इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन, जो कंबाइन करता है क्रेब साइकिल को और ग्लाइकोलिसिस को। ये ज्वाइन कर रहा है क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। क्रेब साइकिल में बहुत सारी चीजें बनेंगी। यहाँ पे ATP भी बनेगा, यहाँ पे एक FADH2 बनेगा, यहाँ पे भाई NADH2 भी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। सो हमें 38 ATP तक पहुंचना है। 2 यहां से आ गए, ये 2 NADPH2 भी ATP बनाएंगे। एक NADH2, एक NADH2 2 ATP 3 ATP देते हैं, और एक FADH2 2 ATP देते हैं। तो यहां से भी ATP मिलेगा और ऐड होएगा। लिंक रिएक्शन में ATP नहीं हुआ, यहां पे देयर इज नो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट को तोड़ करके मुझे ATP नहीं मिला, मुझे यहां पे इनडायरेक्टली मिला, NADH2 मिले। सो लिंक रिएक्शन से भी मुझे यहां पे NADH2 मिला। सो अगर मैं देखूं, अब मेरे को क्या क्या मिला? पायरुविक से मुझे ये मिले, मुझे लिंक रिएक्शन से ये मिला, मुझे क्रेब साइकिल से ये मिलेंगे, ATP तो मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में। NADH2 FADH2 बनाता है ATP और NADPH, और वो ही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बनती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये कैसे होगा। अभी ये याद रखिए कि क्रेब साइकिल होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे पास खूब सारी ATP आ जाएगी। सो आज की क्लास में बच्चे इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन में भी यहां पे एक एंजाइम की जरूरत होती है,
वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. सो यहाँ पे देयर इज, अगर मैं बात करूं लिंक रिएक्शन की, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज. हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूं ना, डीहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडेशन बोलो, एंजाइम एसिटाइल को बनाते समय. ये एक एंजाइम नहीं है एक्चुअली, सो सॉरी, ये एक कॉम्प्लेक्स है. और इसमें क्या क्या है, इसमें मेरा थाइमीन, पायरोफॉस्फेट है. ये अगर याद नहीं हो कोई बात नहीं, केवल ये याद कर लीजिएगा. इसमें मेरा लिपोइक एसिड है, दिस इज एक्स्ट्रा बच्चे. यहाँ पे मेरे पास कोएंजाइम NAD है और Mg2+, ये सारी चीजें यहाँ पे. So now this we have studied up till now. Next class में will continue ahead. So आज के लिए बेटा इतना ही. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो so आप बताइएगा, do like, share and subscribe and let you tell me in the comment section कि आपको क्या प्रॉब्लम आई या नहीं आई. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. So bye bye and thank you.